अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमान आज अवेलेबल नहीं था शाम की वीडियो करने के लिए, तो फिर दोबारा आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। सुबह की वीडियो हमने की थी तो उसमें हमने खबर रिपोर्ट की थी, जिसके बाद बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ़ होना शुरू हो गई थी। और उनको तकलीफ़ ये थी कि आपने ये क्यों कहा है कि रजब भट्ट के ऊपर एफ़आईआर हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एफ़आईआर काटी है, मैंने नहीं काटी। खबर हमने रिपोर्ट की थी। मैंने कोई तबसरा नहीं किया था रजब भट्ट के करैक्टर पे, ना ही सलमान के करैक्टर पे, ना ही उस बच्ची आयशा जट्टी के करैक्टर पे। सिर्फ आपको बताया था ये हो क्या रहा है, और कहा था ये बहुत सीरियस मामला है, इसको सीरियसली डील करना चाहिए। हमारे यहाँ लोगों को कम अकली, कानून की समझ ना होने की वजह से वो कुछ भी अंट शंट बकवास करते रहते हैं। अच्छी बात है, हमारी वसादत से अगर उनको कुछ सीखने को मिलता है तो हमें इसमें खुशी और फ़ख्र होती है। तो मैं जो रजब भट्ट के फ़ैन हैं, बहुत मर्द और फीमेल्स, उनको बताना चाहूँगा कि जो केसेस सब जुडस होते हैं उन पे बात करने की सरकार इजाज़त देती है, उस पे फ़ैसला सुनाने की इजाज़त नहीं देती। तो हमने फ़ैसला नहीं सुनाया था। वैसे जो मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है रजब भट्ट, डकी, नदीम नानीवाला और इस पूरी इंटरनेट स्पेस के ऊपर, वो हमारी एक और वीडियो है, उसको यहाँ पे लगा दीजिएगा, ये इस हाथ के ऊपर, ठीक है। तो उसमें हम बयान कर चुके हैं। मेरा ख़्याल है कि ये मुआशरे के अंदर एक अच्छी चीज़ नहीं प्रोपेगेट कर रहे। ये एक कैपिटलिस्टिक निज़ाम के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हाइपर इन्फ्लेट करके आपको दिखाते हैं और एक धोखे में रखते हैं, और हम आपको उसको धोखे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बाकी कोई ज़ाती प्रॉब्लम या इशू तो है नहीं हमें इन लोगों से, ना हम इनसे ज़िंदगी में मिलेंगे, ना ही मिलना चाहते हैं। हाँ, इनका इंटरव्यू हम करेंगे जब कोई मामला होगा। हम रीच आउट करते हैं कि भाई आप अपना साइड ऑफ द वर्जन प्रेजेंट करने जाएँ तो 100 बारी कर दें, ये हमारा एक फ़र्ज़ है। बट बियॉन्ड दिस, मैं इस फितने से अपनी औलाद को तो बचा के रखूँगा। मैं दुआ करता हूँ कि जो जो ईमान पे देखता है वो अपनी औलाद को भी इस फितने से, और ये फितना जो है ये अरबी वाला नहीं, उर्दू वाला है। ये आजमाइश नहीं है, ये फितना फितना है, ठीक है। एक वक्त आना है कि जब ज़िना और फहाशी इतनी आम हो जाएगी कि सड़कों पे होगी। जो उस बच्ची के बयानात, जो सलमान के बयानात आ रहे हैं सामने, जो वो ख़ुद अपने मुंह से कह रहे हैं, ये इस चीज़ की अक्कासी है कि वो फितना कितना फैल गया। तो बचे भाई, हम तो यही कहते हैं, बाकी हर बंदे ने अपनी ज़िंदगी जीनी है। हमारा क्या, हम तो वैसे ही साईं टाइप लोग होते हैं। बहरहाल वापस ख़बरों की तरफ आते हैं। बजट के ऊपर जी गर्म तबसरा हो रहा है और अच्छे मामलात सामने नहीं आ रहे। मैं आपको ये नहीं कहना चाहूँगा कि ईऑन पे हम आपको कहीं देर से बता रहे थे बजट में कुछ नहीं होगा, लेकिन बजट में कुछ नहीं था। पाक व्हील्स ने वीडियो बना दिया, सुनील मंच बता रहा है कि जनाब मैं आपको बताया था गाड़ियाँ महंगी होंगी, वो महंगी हो गई हैं। हर किस्म का जो टैक्स रिलीफ मिडिल क्लास सैलरी क्लास के लिए क्रिएट किया गया था, वो सरकार ने एक हाथ से आपके पैसे वापस किए हैं, दूसरे हाथ से उसे दुगने पैसे आपसे ले लिए हैं। पूछे कैसे? पूरी की पूरी मिडिल क्लास इस वक्त डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ऑनलाइन शॉपिंग करती है, उस पर टैक्स लेवी हो गया, जो पहले नहीं था। अब आपको पेट्रोल भरवाते हुए ₹2.5 फ़ी लीटर तो एक्स्ट्रा देना ही देना है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो पैसे मंथली बच रहे हैं, वो सिर्फ इन्फ्लेशन खा लेगी। तो बजट में सैलरी क्लास के लिए तो था कुछ नहीं, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी कुछ नहीं था, तो था किसके लिए? जिस तरह बजट की तफसीलात सामने आ रही हैं, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की तनख्वाहों के अलावा कुछ हमें पॉजिटिव नज़र नहीं आया। अब डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट मेजॉरिटी नौकरियां क्रिएट करती है, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिसोर्स के थ्रू करे, तो उनकी तनख्वाहों में ज़रूर इजाफा हुआ है, और वो उन क्लासेस को फ़ायदा होगा। एलीट का बजट एलीट लोगों के लिए था। इससे ज़्यादा इस बजट पे कोई बहस या गुफ्तगू करना सॉर्ट ऑफ बेमायनी है। इनफैक्ट जब ये सवाल मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से किया गया लाइव टीवी प्रोग्राम पे, तो उन्होंने कहा जी वो कुछ अफसरान हैं, कुछ लोग हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए हमने तनख्वाहें बढ़ाई हैं। रिकमेंडेशन 7% की थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा 10% कर दो। ये 3% जो है, ये मेरे और आप पे खून का पसीना फिल बदी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया कि जी बता दो, क्योंकि मैं शहबाज शरीफ साहब समझता हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो सरकारी मुलाजमीन का तसव्वुर है वो ये है कि उन्होंने कोई ओहदा अचीव कर लिया है। आप नौकर हैं, यू आर ए सर्वेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, चाहे आप इलेक्टेड ऑफिशियल हैं, चाहे आप अनइलेक्टेड गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। आपका काम है सरकार की सर्विस करना। अगर आपको लगता है इसमें पैसे नहीं है तो मत करें, डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस। अगर आप ये नौकरियां पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, मत करें। ये पब्लिक सर्विस का काम है। ये काम उन लोगों को करना चाहिए जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। जिस तरह अवामुन नास है पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने दहशतगर्दी वाला हमला किया, तो पाकिस्तान की अवाम, ये सैलरीड क्लास, ये गरीब लोग इकट्ठे होके दीवार बन गए कि जनाब हम दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। तो तब मैंने नहीं देखा कि फ्रंट लाइन के ऊपर
या जहाँ पे ड्रोन को गोलियां मारी जा रही थी, या जहाँ से मिसाइल लॉन्च किए जा रहे थे, सरकारी अफसरान बैठ के देख रहे हो क्या रहा है। अशराफिया हमें खा गई है, खोखला कर दिया उन्होंने हमें। तो बजट में तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया मुझे जिसके बाद मैं आपको कुछ रिपोर्ट कर सकूं। सुबह से लेके अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। ग्वादर पोर्ट की एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट अंडरवे है, उसकी थोड़ी सी टिप्पणी हुई थी बजट के अंदर, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ बेमानी है। इंडिया की जंग के बाद चाइना और पाकिस्तान के मरासिम करीब तो हो गए, लेकिन क्या ये सीपैक में रिफ्लेक्ट करेंगे? मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ये नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजह है कि सीपैक जैसा मंसूबा लेने के लिए आपको अमेरिका को बहुत बड़ा अलविदा कहना पड़ता है, और जो वो वक्त है अलविदा का, उसमें बहुत सारी सख्तियाँ होती है पाकिस्तान पे। इस वक्त अमेरिका आपकी तारीफ़ और वाह वाह कर रहा है। रिटायर्ड अमेरिकी जनरल बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह ग्रेट एसेट था वॉर ऑन टेरर में, काउंटर टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी जो आपकी खुशामद की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि आप चाइना के कैंप में जाकर शामिल ना हो जाए। जब आप चाइना के कैंप में फुल फ्लैज शामिल थे तब आप पे हर किस्म के सैंक्शन लग रहे थे FATF की शक्ल में। जब आप उस ग्रे लिस्ट से बाहर आए हैं, दोबारा वाइट लिस्ट के अंदर शामिल हो रहे, दुनिया ने आपसे ट्रेड शुरू किया दोबारा, और यूरोप ने ट्रेड शुरू किया, तो वो चाइना को इग्नोर करने की वजह से आपको रिवॉर्ड दिया गया है। तो इसको समझें, जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई चीज़ वैक्यूम में नहीं हो रही होती, हर चीज़ लिंक्ड होती है। इंडिया को जो ज़िल्लत अभी इंटरनेशनली उठानी पड़ रही है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान उनके जहाज़ गिरा दिए और इंडिया ने एक इलीगल एक्शन लिया था। वो इसलिए कि इंडिया पिछले 3-4 साल से जो कनाडा और अमेरिका में लुचफराई कर रहा था, जो खालिस्तानियों के नाम पे करके जो कनेडियन और अमेरिकन लोगों को मार रहा था, तो उन्होंने उसका रिस्पॉन्स दिया उनको। उन्होंने उनको सबक सिखाया कि जनाब तुम किस चक्कर में उछल रहे हो। रशिया की भी जो खामोशी थी वो इस वजह से थी कि इंडिया जो रशिया का तेल ड्यूरिंग एम्बार्गो ख़रीद के महंगा आगे यूरोप को बेच रहा था, तो रशिया ने भी कहा हमें भी नजर आएगा तुम हमारे कितने वफादार हो, कितने हमारे सक्के हो। तो ये मफाद परस्त दुनिया है भाई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता चाइना के साथ दोबारा मरासम बढ़ाने में कोई जल्दी होगी। ये स्टेट सोच रहा होगा, स्टेट दोनों साइड्स खेल रहा होता है। जो ज़्यादा पैसे देगा, जो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, स्टेट उसकी साइड पे खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान का IMF टॉक्स हो गए एक नए लोन प्रोग्राम पे। बड़ी हैरानकुन बात है। हमें पूरी PMLN ने बताया था कि नवाज शरीफ ने अलविदा कह दिया था IMF को। ना तो सिर्फ इस हुकूमत ने IMF से लोन लिया बल्कि वो अगले लोन की बात भी शुरू कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने आपको सुबह की रिपोर्ट में बता दिया था कि जनाब ये बजट पूरा करने के लिए आप अगले साल जितना लोन उठाएंगे वो फिर अगले साल बजट को रिटर्न करने के 50% के बजाय आप 55-60% पे पहुँच जाएंगे। आज तो आपको पता चल गया कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी पैसा है वो कहाँ जा रहा होता है, बजट रिपेमेंट, आपके डेट रिपेमेंट में जा रहा होता है। ये जो आइडिया था कि फ़ौज को एक बहुत बेहुदा पैसा मिलता है और उसका मिसयूज़ करते हैं, ये मिथ भी सॉर्ट ऑफ बस्ट होगी। फ़ौज पैसों का अब्यूज़ ज़रूर करती है, लेकिन बजट अप्रोप्रिएशन के मुताबिक उनका पैसा उतना नहीं होता। जितना ही आप डेट दे रहे होते हैं वापस, उतना ही पैसा आप NSC अवार्ड में सूबों को दे रहे होते हैं। ये जितनी लसानी तरीके हैं ना बलूचिस्तान में, KPK में, सिंध में, इनसे एक सवाल मेरा बनता है कि जो NFC अवार्ड आपको मिल रहा है जरदारी दौर के बाद से, इसका आप कर क्या रहे हैं? आप अपने जो डायरेक्ट लीडर्स हैं उनको क्यों नहीं पकड़ते गिरबान से कि जनाब ये पैसा लगाओ हमारे ऊपर, क्यों नहीं ये पैसा लग रहा? तो हमारे यहाँ एक जमहूरियत की अंडरस्टैंडिंग की फेलिंग भी है, और इसको दानिस्ता तौर पे सियासतदानों ने ऐसे बनाया जब वो UC के इलेक्शन नहीं करवाते, वो हमारा और सियासतदान का एक्सेस बहुत दूर का रखते हैं। अब मेरे ऊपर जो MP है उसके नीचे तो तकरीबन 2 लाख बंदा है, उसको कैसे आप मिलेंगे? लेकिन यूनियन काउंसिल वो चीज़ है जो आपको अलाउ करता है जमहूरियत में पार्टिसिपेट करना। 2000, 3000, 4000, 5000 एक कुंबे का UC चेयरमैन होता है। उस चेयरमैन के पास एक्सेस होता है, आप उससे मिल सकते हैं, उसको कह सकते हैं मेरा काम करो, मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे दानिस्ता तौर पे जमहूरियत को दबाया जाता है। उसकी वजह से हमारे लोगों को नॉलेज नहीं होती और उसकी वजह से उनके जो एंगर और फ्रस्ट्रेशन होती है वो पुट्ठे सीधे तरीक़ों में निकलती है। ये नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न नहीं है मेरे भाई कि इंसान हथियार उठा ले अपने ही नेशन के ख़िलाफ़। ये नॉर्मल पैटर्न नहीं है कि लोग 20-20, 30 दिन सड़कों पर धरने देते रहें। ये क्यों हो रहा है इसको समझना चाहिए। ये इसलिए हो रहा है कि आपका बजट अक्कासी है उस चीज़ का कि आपको अवामुन्नास की परवाह नहीं है। आपकी पॉलिसीज़ पहले दिन से अवामुन्नास के लिए नहीं थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो नारा देगा रोटी कपड़ा मकान, वो नारा लेके वो तो चले गए कब्र में, लेकिन अवाम बेवकूफ़ बनती रही। अब रोटी कपड़ा मकान 2025 में कैसे नारा हो सकता है? ये तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट आपके पास होना चाहिए। नारा तो ये होना चाहिए कि हम IT सेक्टर में ग्रोथ क्या करेंगे। IT सेक्टर में आप खाक ग्रोथ करेंगे। जो 0.25% टैक्स लगा हुआ था आपके ऊपर वो 5% कर दिया गया फ्लैट। यानी अगर आपने $1 लाख कमाया था तो पहले आप 0.25% टैक्स दे रहे थे, अब आप 5% देंगे। क्यों? बिजली सस्ती हो गई है, यहाँ पे तेल सस्ता हो गया है, घरों के किराए कम हो गए हैं, राशन सस्ता हो गया है, तो टैक्स किस चीज़ का ले रहे हैं? सरकार जो है वो गंदम खरीदने के पैसे नहीं रखती, लेकिन टैक्स में इजाफा करी जा रही है।
तो ये बजट एक इंतहाई बड़ा फेलियर था और जितने तज्जिया नगार हैं उनको भी दिक्कत हो रही है इसमें कुछ पॉजिटिव देखने के लिए। आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको मुआशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू। थोड़ा सा मैं आपकी नज़र इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ करना चाहूँगा। लॉस एंजलिस वाला मामला बहुत ही अब एक ख़तरनाक मोड़ चढ़ गया है। वहाँ पे ऐसे नारे लग रहे हैं जैसे एज ए बलूचिस्तान है। वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो ये नारे लगा रही हैं कि हम तो पहले मेक्सिको का हिस्सा होते थे, यहाँ पे लैटिन कम्युनिटी का राइट है कि वो एग्जिस्ट करें, हम रेजिस्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना मर्जी कर सकते हैं। ये एक बड़ी अजीब हैरानकुन सूरत हाल है। ट्रंप अपने बयानात में उनको एनिमल्स यानी कि जानवर कहने पे मजबूर हो गया है। जो उनका गवर्नर है उसने अपनी वक्री सियासत चमकाई हुई है ट्रंप के खिलाफ। और भाई तू सुबह बचा, ठीक है ना, तू ये देख तेरे लोग मर रहे हैं, तबाही हो रही है वहाँ पे, तू वो बचा, बाद में ट्रंप से लड़ ली। लेकिन ये आपको क्या दिखाता है? ये आपको दिखाता है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सेकुलर या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थी, उन्होंने ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम कितनी बड़ी पॉपुलेशन को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में डिसइनफ्रेंचाइज कर दी है। आपको यूके के अंदर राइट विंग मूवमेंट्स पजीराई पकड़ती हुई नज़र आती हैं, जिनकी शक्ल नाइजिल फराज में मिलती है। क्यों? क्योंकि आपका जो जमहूरी सेटअप है वो लोगों के इंटरेस्ट को सर्व ही नहीं कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एलिट कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को सर्व कर रहा था, जिसकी वजह से लोगों को प्रोसेस से यकीन हट गया और वो फ्रिंजेस पे चले गए। आहिस्ता आहिस्ता 30-40 साल में वो फ्रिंज इतने बड़े हो गए कि वो मेन स्ट्रीम हो गए। अब आप उनको कभी रेसिस्ट कहते हैं, कभी फैशिस्ट कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये आपकी बिछड़ी हुई कौमें हैं जिनको आपने अपने मुल्क के सिस्टम में शामिल नहीं किया। अक्सर औक़ात पाकिस्तान पे गुफ्तगू होती है कि बलूचिस्तान में ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि पूरी बलोच कम्यूनिटी की पॉपुलेशन कितनी है? उससे कई गुना ज़्यादा लोग अमेरिका में होमलेस हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा जो बलोच लोगों के साथ हम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा सरकारी निज़ाम है या दुनिया का सरकारी निज़ाम है, वो कभी भी माइनॉरिटीज़ की परवाह नहीं करता। या वो एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी अपनी पॉकेट में रखता है या सिंपल मेजॉरिटी, और उसके तहत वो पूरे मुल्क पे राज करता है। और ये वो प्रॉब्लम है जो ये इस बजट में भी नज़र आती है। अवामुन नास की परवाह नहीं की गई। कितना पैसा सरकार ने मुख्तस किया एजुकेशन पे फेडरल लेवल पे, इररेलेवेंट अमाउंट ऑफ मनी। अब जब प्रोविंशियल बजट आएंगे तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि जो सेंटर सोच रहा होता है प्रोविंस वही हरकत कर रहे होते हैं। लेकिन सरकार इस चीज़ से पैसे खर्च करने को तैयार है कि हम ईवी टैक्सीज इंट्रोड्यूस कर देंगे। और क्यों भाई? टैक्सी इस्तेमाल कौन करता है? अवाम अफोर्ड नहीं कर सकती टैक्सी। अवाम चाहती है बस हो, अवाम चाहती है शहर के अंदर ट्रेन का निज़ाम हो, वो आप बनाते नहीं। पूरे कराची शहर को कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढंग की नहीं मिली आज तक। आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाएंगे, चलाएं भाई। क्यों? क्योंकि जब आप दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पे आप ये बातें कर सकते हैं कि मेरे सूबे में देखो इलेक्ट्रिक टैक्सी चल रही होती है। ये जो आर्म चेयर एलिटिज़म है आपके अंदर, जहाँ पे सारे बैठ के विस्की पी रहे होते हैं और ये बात कर रहे होते हैं कि मैंने कितनी तरह कभी गरीबों की कितनी मदद कर दी, ये वही कॉन्सेप्ट है जो जागीरदार का राया के साथ होता था कि देखो आज मैंने 2 राया के मेंबर्स को मटन खिला दिया, लिहाजा मैं कितना नेक और बेनेवलेंट हूँ। ये एटीट्यूड है हमारे लीडरान का। और सबसे ज़्यादा दुख क्या होता है कि चलो जमहूरियत के तहत ये गलती अवामुन्नास ने की होती है, किसी पागल को इलेक्ट किया, जिस तरह ट्रंप है, अवामुन्नास ने इलेक्ट किया, जिस तरह नरेंद्र मोदी है। यहाँ पे तो ये भी नहीं होता। यहाँ पे तो कसूर भी हमारा नहीं होता, छितर भी हमें पड़ते रहते हैं। यानी कि यहाँ पे मोदी वाला डायलॉग ही ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमारे भी हमला कर दिया। ठीक है, आपने हमला करना है इंडिया पे, कश्मीर आज़ाद कराना है, इस बजट के तहत हमारी मंजी नहीं ठोकनी। ये तो रियलिटी है। और ये प्रॉब्लम आपको अब दुनिया में आइडेंटिफाई हो रहा है। मतलब हम छोटे होते थे तो हम सुनते थे बड़ों से कि जनाब जो यूएन है वो एक रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और लोग कहते थे कि आप लोग कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं, आपको समझ कुछ नहीं है। आप ग्रेटा थनबर्ग से पूछें यूएन कितना रेलेवेंट है। उसको इंटरनेशनल वाटर से किडनैप कर लिया। ग्रेटा थनबर्ग ये मेरे और आपके साथ कोई छपड़ी नहीं है, वो बहुत बड़ी बिग डील है यूरोप के अंदर। इन्वायरमेंटलिस्ट उसको मानते हैं, उसका डंका बजता है हर जगह। मैं और आप छपड़ी तो कहीं से भी अगवा हो जाए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सलमान अगवा हो तो फ़र्क पड़ता है, वो बड़ा आदमी है।
एक ग्रेटा थनबर्ग को इंटरनेशनल वाटर से अगवा कर लिया जाता है और डिपोर्ट करके वापस घर भेज दिया जाता है और दुनिया चुप बैठी। ट्रंप का बयान आता है कि ग्रेटा थनबर्ग जो उसको एंगर इश्यूज हैं। वो बच्ची इतनी गुस्से में क्यों होती है हर वक्त? वो गुस्से में इसलिए होती है बिकॉज लाखों लोगों की जान ट्रंप सरकार दाव पे लगी हुई है गाजा के अंदर। यूएन बार बार कहता है कि वॉर क्राइम हो रही है, इसराइल कहता है तुम कौन हो कहने वाले। अब तो माइक हकबी जो अमेरिका के एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, वो क्या भोंगी मारे सुन लीजिए। वो कहते हैं कि फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकल जाना चाहिए और मुसलमान मुल्कों को शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए। टोटल फ़लस्तीन कौम के आधे से ज़्यादा लोग ऑलरेडी नेबरिंग कंट्रीज़ में रहते हैं, रेफ्यूजी कैंप्स में। अभी से नहीं, पहले नकबा से। एक तो ये लोग पढ़ते नहीं हैं, शौक़ है कोई नहीं इन्हें, और ये टोटल रीलों की दुनिया में रहते हैं। क्या ट्रंप ने बयान दे दिया, और क्या मोदी ने बयान दे दिया, और क्या शहबाज शरीफ साहब ने बयान दे दिया, और क्या इमरान खान ने बयान दे दिया, वो करते ही कुछ नहीं है। तो बुरा ना मनाइएगा यार, ये डेमीगॉग्स आपके होंगे, रजब भट्ट को आप पूछते होंगे, हम नहीं भाई। मैं जब अपने घर में काम करने वाले मुलाजमीन को देखता हूँ, उनके गांव जाके उनकी ज़िंदगियाँ देखता हूँ, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ किसी मुलाजिम की शादी हो जाए, उसका कोई अजीज़ बीमार हो जाए, तो उनके घर पे क़यामत आ जाती है। ऑप्शन नहीं है। सरकार ने इस बजट में मिनिमम वेज भी मेंशन नहीं की, क्या होगी? तो हम अस्यूम करें 37,500 ही होगी। मैं चाहूँगा कि सरकार सर्वे करे पाकिस्तान के सारे भट्टों का और बताए क्या 37,500 मिनिमम वेज मिल रही है वहाँ पे। एक तो पहले जो बच्चे वहाँ काम करें उनको बाज़ेआब कराए कि जनाब ये यहाँ क्यों काम कर रहे हैं। तो जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो कम्प्लीटली क्रम्बल डाउन कर गया। लेकिन हमारी रियासत और हमारे मीडिया चैनल्स के लिए मेन डिबेट इशू क्या है बता देते हैं आपको, कि अलीमा खान ने क्या कहा धरने के पॉइंट ऑफ व्यू से, शहबाज गिल ने क्या कहा, गौर खान ने क्या कहा। इस पे रिपोर्ट करते हुए भी हमें शर्म आ रही होती है कि यहाँ पे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, भूख नंग देख रहे हैं, सरकार का क्या कंसर्न है। मोस्ट हॉट क्वेश्चन इस वक्त ये है कि खान साहब कब निकलेंगे, क्योंकि खान साहब के निकलने के साथ पॉवर्टी एलिविएशन लिंक्ड है। खान साहब जिस दिन जेल से बाहर आ जाएंगे तो 44% जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं वो सारे पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएंगे। ये वही झूठ है जो नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के हमें सुनाते थे इमरान खान दौर में, बेनज़ीर और नवाज शरीफ मुशर्रफ दौर में सुनाते थे। जब मुशर्रफ साहब ने जबरन ताकत ली थी, उन्होंने बताया था कि देखो कैसे सियासतदानों ने कंगाल कर दिए। ये पूरा का पूरा निज़ाम, जैसे उस बुढ़ी आंटी ने कहा था मीम के अंदर, बिक गया। अगला जुमला तो मैं उन्हें कह नहीं सकता। तो हमें बड़ा केयरफुल होना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आपको लगता है चीज़ें नॉर्मल हैं, हम ऑस्ट्रिया की तरफ चलते हैं जहाँ पे उनकी हिस्ट्री की सेकंड सबसे बड़ी मैच शूटिंग हो गई है। 11 लोग कत्ल कर दिए गए हैं स्कूल के अंदर। ये शुक्र है वो बंदा मुसलमान नहीं था, नहीं तो कहते टेररिस्ट अटैक हुआ है। वो बंदा ब्राउन नहीं था तो कहते जी इमिग्रेंट है। लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया के अंदर शूटिंग केसेस भी इंक्रीज़ करी जा रहे हैं। लोग फ्रस्ट्रेट हो गए अपनी ज़िंदगी से। क्यों? क्योंकि जब आपने खुदा को मार दिया और खुदा के बनाए हुए कानून को मार दिया, उसके बाद आपने अपना कानून खड़ा किया, आपने अपनी मोरालिटी खड़ी की, आप उस मॉडल को शिफ्ट करते रहे और आपकी पूरे के पूरे निज़ाम जो है वो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ने टेक ओवर कर लिए। अवामुन नास पीछे रहेगी, अवाम की मेंटल हेल्थ पीछे रहेगी, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ पीछे रहेगी। ऑस्ट्रिया एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, ये तो कराची टाइप प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैच शूटिंग हो जाती है। तो ये जब मुल्क बैठ के ग्रैंड स्टैंड करते हैं कि जनाब पाकिस्तान को ऐसे करना चाहिए, इंडिया को वैसे करना चाहिए, ये अपने गिरबान में तो झांकें, ये क्या कर रहे हैं, इनके मुल्कों में क्या हो रहा है। अमेरिका में जो अमाउंट ऑफ गन वायलेंस है वो ऑब्सीन है, और उसका ये सोल्यूशन नहीं है कि आप बंदूकें बैन कर दें। ये नाइफ वायलेंस बन जाएगा जो हम लंदन में देख रहे हैं कि हर सेकंड पर्सन स्टैब हो रहा है वहाँ पे। ये आपके लोगों की जो जहन है वो तबाह कर दिए गए हैं थ्रू पॉर्न एडिक्शन, गैमलिंग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, और इन सब को लेजिटिमाइज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये आपके फ्रीडम्स के लिए इंट्रिंसिक है। ये असल में आपको प्रोग्राम करके जानवर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जानवर जो है वो अपने मास्टर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है ताकि आप इस फाइनेंशियल निज़ाम के शरीकेदार बने खामोशी से। एवरेज बंदा इन वेस्टर्न ममालकान में मंडे टू फ्राइडे काम करता है, फ्राइडे की रात को इंटॉक्सिकेशन शुरू करता है और सैटरडे रात तक नशे में रहता है कि उससे अपनी ज़िंदगी नहीं बर्दाश्त हो रही होती।
पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वहाँ पे पैसे होने के बावजूद लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी सरकार वहाँ बैठी है वो अपने लोगों का नहीं सोच रही, वो अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट का सोचती है। और अगर वो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट कुछ पैसे अवाम की जेब में डाल दे, सो बी इट, ना भी डाले तब भी ठीक है। तो ये जो गैप है सरकार और अवाम का, ये आपको इस वक्त हर जगह मिल रहा है। यूके, कनाडा और कुछ वेस्टर्न एलाइज ने इजराइल के 2 फार राइट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स पे सैंक्शंस लगाए तो अमेरिका उछल के रास्ते में आ गया। उसका ये कैसे कर सकते हैं? माइक हकबी ने इस पे स्टेटमेंट दे दी। सैंक्शन इसलिए लगाया कि वो लोग बाकायदा वायलेंस इनसाइट कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जाके मारो फ़लस्तीनियों को, इनको निकालो इनके घरों से। वो बातें कर रहे थे जो हिटलर ने यहूदियों के ख़िलाफ़ की थी, जो सरातन गलत है। दुनिया चुप करके देख रही है। और इस सब के बीच में जब मिडिल ईस्ट एक दलदल में है, यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, इंडिया पाकिस्तान की वॉर ख़त्म हुई है, चाइना और अमेरिका जो है वो अपनी टैरिफ वॉर ख़त्म कर रहे हैं। बड़े 2 लड़ रहे थे, छोटे छोटे भी साथ साथ लड़ रहे थे। बड़े दोनों की सुलह होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड को ईज़ करने लगे हैं। इस सारे दौर में बेवकूफ़ कौन बना? मैं और आप बने। बेवकूफ़ हम वो लोग बने जिनको लगा था कि कोई बंदा आना हमारा सेवियर होगा। एक दौर था जब पीटीआई ने हमें बताया था कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान रिहा हो जाएगा। वो नहीं हुआ। उसी तरह हम आपको बता रहे हैं, कोई मसीह नहीं आ रहा आपको बचाने के लिए। बहुत अरसा पहले हमने कहा था मसीह आएगा, लेकिन वो इस्लाम के लिए आएगा, पाकिस्तान के लिए नहीं आएगा। वो मसीह दज्जाल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आएगा। तो भाई आपने और मैंने अपनी मदद आपके तहत चलना है। और इसमें हमारे साथी कौन है? सरकार नहीं है, जुडिशरी नहीं है, मीडिया नहीं है, सिर्फ मैं और आप हैं। जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना फ़ायदा हो जाएगा। आखिरी खबर जो हम कवर करेंगे वो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वक्तन फ़वक्तन इंडिया को छेड़ते रहना चाहिए। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कश्मीर डिस्प्यूट में मैं पाकिस्तान इंडिया की मदद करना चाहता हूँ, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। और जितनी तकलीफ़ इंडियंस को इस बात से होती है, क्योंकि इंडिया का जो पूरी फॉरेन पॉलिसी थी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया का इशू इंटरनल है, हम खुद सॉल्व करेंगे, और पाकिस्तान इंडिया का नाम कभी सेम लेवल पे नहीं लेना चाहिए। ये पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट हो चुका है। ये पैराडाइम इतनी बुरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है कि अब इंडिया को छुपने की जगह नहीं मिल रही। जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये थी, आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी इफ आफ्टर 1000 years अ सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड एट कंसर्निंग कश्मीर। एक तो ट्रंप साहब बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, कश्मीर का 1000 साल का इशू नहीं है, और कश्मीर का इशू लोगों की फ्रीडम्स का भी नहीं है। कश्मीर का इशू पानी का इशू है, जो अरुणाचल प्रदेश का भी इशू है। पानी जो कंट्रोल करेगा वो कंट्रोल करेगा वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, सर्वाइवल। तरसा तरसा के इंडिया की ख्वाहिश है पाकिस्तान को मारने की, और पाकिस्तान रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करता रहता है। जो भी हाईलैंड पे एग्जिस्ट करता है वो पानी को रोक नहीं सकता इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, लेकिन क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है, ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। डिटेल्ड वीडियो हमारा वादा है कि हम आपको बजट के हर एक फैसेट बना के देंगे, स्पेशली सूबाई बजट्स के ऊपर। लेकिन जो लोग वेट कर रहे थे कोई ख़रीदारी करने के लिए बजट आने के बाद कोई रिलीफ होगी, आई एम सॉरी, कोई रिलीफ नहीं है। जो लोग को लगा था कि इस बजट के अंदर कोई इंडस्ट्री की दोबारा बूम होगी, नहीं होगा। हमारी एग्री और इंडस्ट्री सेक्टर जो मेजर एम्प्लॉयज़ हैं लेबर फोर्स के, वो मज़ीद स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। अभी बयानात सामने आने शुरू हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों के, जो इनमें यूनियंस और ओनर लेवल पे यूनियंस चलाती हैं, तो वो बजट से बिल्कुल नाखुश हैं। और रियलिटी ये है कि बजट इस तरह का बनाना हमारी मजबूरी थी, हमारे IMF प्रोग्राम की वजह से। तो सरकार भी इतना कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात करूँगा कि हम एक जंग जीत के अभी निकले हैं। सेंटिमेंट थोड़ा हाई है, लेकिन ये बजट देख के वो सेंटिमेंट हो जाना ख़त्म, बिज़नेस एज़ यूजुअल होगा। उसके बाद हम दुआ करेंगे आप सबके लिए, आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए। थोड़ा सा कोशिश करें कि फ़िस्कल ऑस्टेरिटी को करें। 2026 से पहले हमें कोई मेजर मईशी ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।